सुनीता अपनी बहू पायल के साथ रहती है और उनके घर में 12 घंटों तक काम करने के लिए काम वाली उर्मिला आया करती है। फिर एक दिन, अरे पायल बहू, उर्मिला से कह दे कि मुझे वो कच्चे वेफर्स लाके दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। अरे माँ जी, उर्मिला अभी तक आई नहीं है। क्या कहा? वो अभी तक नहीं आई? अरे फोन कर उसे। अरे किया मैंने माँ जी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। ये लो, अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। ये उर्मिला भी ना, सच में आज तो हद हो गई। पूरे 1 घंटा लेट हो चुकी है ये। पिछले कुछ दिनों से तो वो बस लेट पे लेट होती जा रही है। आने दो उसे, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। वही तो, अगर आज मुझे लेट हो गया तो बॉस तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और आज भी मुझे ऑफिस से आते हुए लेट हो जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के कारण ही हो रहा है। फिर 10 मिनट बाद उर्मिला वहां पर आ जाती है और दोनों सास बहू उसे खूब डांटते हैं। माफ कर दीजिए दीदी, वो आज रास्ते में बहुत भीड़ थी ना, और साथ ही मेरा फोन भी बंद पड़ गया था। जल्दी जल्दी में मैं चार्जिंग करना ही भूल गई। देखो उर्मिला, आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, कल से प्लीज टाइम पे आया करो। आज तो ईशु की छुट्टी है, इसीलिए कोई बात नहीं, वरना उसके स्कूल जाने की तैयारी भी मुझे ही करनी पड़ती। ठीक है दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं कल से टाइम पे आ जाएगी। अरे बोल बच्चन मत बन, और तुझे आने में देरी होती है तो कल से घर से जल्दी निकला करना तू, तो यहाँ पर भी तो टाइम से पहुंच जाएगी। फिर तो तुझे और हमें परेशानी की कोई बात नहीं होगी। ठीक है आंटी जी, मैं कल से वही करेगी, जल्दी निकलेगी घर से। फिर उर्मिला अपने कामों में लग जाती है और अगले दिन, चलिए माँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। उर्मिला, माँ जी का ध्यान रखना, और हाँ, ईशु को आज हाफ डे है तो वो जल्दी आ जाएगी, तो उसके आने के बाद उसे खाना खिलाकर सुला देना। ठीक है दीदी, मैं कर देगी। अच्छा दीदी, रुकिए ना, क्या हो गया उर्मिला? अरे ऐसे किसी जाते हुए व्यक्ति को रोका नहीं करते। चल, अब टोक लगा ही दी है तो बोल दे, क्या बोलना है तुझे उसको? हाँ उर्मिला, जल्दी बोल दे, क्योंकि मुझे आज कैसे भी करके 10 बजे की लोकल ट्रेन पकड़नी है, वरना आज भी मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, वो मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। आप चाहो तो मेरी चालू महीने की तनख्वाह में से काट देना, लेकिन प्लीज मुझे दे दो ना दीदी। क्या 2000? अरे क्या बात कर रही है तू? तुझे पिछले हफ्ते ही तो हमने तेरी तनख्वाह दी थी, और अब तो फिर से पैसे मांग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी जी, सब ठीक है, पर मुझे वो पैसे किसी आदमी को देने हैं जो मैंने उससे उधार लिए थे, और अब वो मेरा सिर बहुत खा रहा है। प्लीज दीदी, अगर आपके पास होंगे तो दे दो ना। ठीक है उर्मिला, ये लो पैसे, आज तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन आइंदा से मुझसे ऐसे किसी भी दिन पैसे मत मांगना। मेरी भी तनख्वाह होने के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तो ऐसे बीच महीने में मैं तुम्हें पैसे बार बार कैसे दे सकती हूँ? हाँ दीदी, मैं आपकी बात समझ गई। इन पैसों के लिए धन्यवाद, और ऐसे बीच में ही पैसे मांगने के लिए मैं आपसे माफी चाहती है दीदी। अरे कोई बात नहीं उर्मिला, तुम माफी मत मांगो, बस आइंदा से ध्यान में रखना, ठीक है ना? चलो बाय। बाय माँ जी। फिर पायल ऑफिस के लिए निकल जाती है, और शाम होने पर, मम्मा मम्मा, मैं खेलने जाऊं? मेरा होमवर्क भी हो गया है। ओके बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और टाइम पे घर आ जाना। ओके मम्मा। फिर ईशिता वहां से चली जाती है। अरे पायल बहू, सुबह उर्मिला का बर्ताव काफी अजीब सा लग रहा था ना? तुझे याद है, उसने एक दिन हमसे कहा था कि उसे किसी से भी उधार लेना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ माँ जी, याद है मुझे। और अब देख, आज वो क्या कह रही थी
कि उसने किसी से पैसे लिए हैं उधार, जो उसको लौटाने के लिए वो हमसे पैसे ले रही है। इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रही थी। छोड़ो ना माँ जी, हमें क्या करना है? वो उसकी निजी जिंदगी है। हमें पैसे आज भी देने थे और कल भी देने थे, लेकिन अब मैंने उसे मना कर दिया है, तो वो आइंदा से ऐसे बीच महीने में हमसे पैसे कभी नहीं मांगेगी। हाँ बहू, ये तूने एकदम सही किया। फिर एक दिन, अरे उर्मिला, तेरे हाथ में ये चोट कैसे लग गई और तू ऐसे लंगड़ लंगड़ कर क्यों चल रही है? हे भगवान, तुम्हें तो कितनी गहरी चोट आई है उर्मिला, और तुम इस हालत में काम पर आई हो। आराम कर लेती ना घर पे। वो क्या हुआ ना दीदी, मैं मार्केट में चल रही थी और एक बड़े से पत्थर को टकरा कर धड़ाम करके गिर गई। क्या? अरे इतना सब होने के बाद भी तू दांत दिखाकर हंसती जा रही है। अरे डॉक्टर को दिखा के ही आ रही हूँ आंटी, आप फिक्र मत करो। उन्होंने कहा है कि घर पर बैठकर आराम करो, पर घर पे बैठकर तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाएगी, इसीलिए मैं काम करने आई हूँ। लेकिन उर्मिला, अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लेगी। अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर भी उर्मिला, तुम आज ज्यादा काम मत करो। एक काम करो, आज तुम आधा दिन की छुट्टी ले लो और आधे दिन में जितना काम होता है उतना ही करके चली जाना, ठीक है ना? ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। फिर उर्मिला 6 घंटे ही काम करती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है। फिर रात में खाने के समय पायल और सुनीता ये सारी बातें पायल के पति अरविंद को बताती है। अरे तो फिर आप दोनों ने उसे घर क्यों नहीं भेजा? ऐसी हालत में उसे आधा दिन भी काम नहीं करना चाहिए था। नहीं अरविंद, हमने उर्मिला को घर जाने के लिए कहा था, लेकिन वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि ज्यादा काम मत करो और आधे दिन में ही वापस चली जाना और घर जाकर आराम करो। अच्छा, लेकिन मानना पड़ेगा, इतनी मुश्किल होने के बाद भी वो काम करने आ गई। कभी कभी वो लड़की नाटक तो करती है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। आपका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता माँ जी। हर किसी के लिए आप कभी कभी अच्छी बातें करती हो, तो कभी कभी कितनी बुरी बातें करती हो। हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को डबल ढोलकी कहते हैं। क्या? इसका मतलब तू मुझे डबल ढोलकी कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत बहू! देख अरविंद बेटा, तेरी बीवी मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। अरे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर एक रोज त्योहार के दिन उर्मिला अपने घर से मिठाई बनाकर लाती है। क्या स्वादिष्ट मिठाई बनाई है! वाह, मुझे तो मेरे मायके की याद आ गई। शुक्रिया उर्मिला, मिठाई तो तुमने बहुत ही मस्त बनाई है। अरे दीदी, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है? लीजिए और पूरा खत्म कीजिए। वाकई में उर्मिला, बहुत ही कमाल की बनाई है मिठाई। लेकिन तुझे ये मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? अरे इसके खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये तूने शुद्ध देसी घी में बनाई हुई है। खामखा इतने पैसे क्यों खर्च किए तूने? अरे क्या आंटी जी, आप भी ऐसे बोल के आप मेरे को पराया महसूस करा रही हो। जब आपके घर पे कुछ अच्छा बनता है तो आप भी तो मुझे देती हो ना। वैसे ही आज मेरी चिंकी का मन किया और त्योहार का पावन पर्व भी था, इसीलिए मैंने ये मिठाई बनाई। लेकिन उर्मिला, तुम्हारी चोट तो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है और उसके बाद भी तुम इतना सारा काम कर रही हो। सच में तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है जैसे आप निभाती है। हाँ उर्मिला, वो तो तुमने सही कहा। सबके जीवन में अपना अपना संघर्ष और अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है जो सबको निभानी ही पड़ती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक रात जब अरविंद ऑफिस से लौटकर घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो फुटपाथ पर उर्मिला को उदास बैठे देखता है। फिर घर पहुंचने के बाद, क्या कहा? उर्मिला सड़क पर
उदास बैठी थी। लेकिन ऐसे क्यों भला? अब वो सब मुझे कैसे पता होगा पायल कि उर्मिला वहां पर उस तरह से उदास क्यों बैठी थी। अब तुम दोनों ही कल सुबह उससे पूछ लेना। अरे कल सुबह क्यों? मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेती हूँ ना। मुझे उसकी चिंता हो रही है। ओफो पायल, रात के 11:30 बज चुके हैं और मैंने उसे करीबन 10:15 बजे देखा था और अब तक तो वो घर भी चली गई होगी। बेवजह किसी को भी इतनी रात गए परेशान मत करो। अरे हाँ, मैंने तो समय देखा ही नहीं। ठीक है, मैं उससे कल ही बात करती हूँ। फिर पायल और सुनीता अगली सुबह उर्मिला को पिछली रात के बारे में पूछती है। और तभी कल मैं और उदास? अरे हाँ, लगता है दादा ने मेरे को कल बस सावंत नगर वाली रोड के फुटपाथ पर देखा होगा। अरे तभी मैंने अपने फोन पर फिल्म देखी थी जिसे देखकर मुझे बहुत रोना आया। फिर खाना खाकर मैं वॉक करने गई थी, लेकिन वहां फुटपाथ पर बैठकर मैं उस फिल्म के इस बारे में सोच रही थी। क्या? हाँ दीदी, बड़ी अजीब है तू तो उर्मिला, कुछ भी करती है। और नहीं तो क्या उर्मिला, दिन भर के कितने काम होते हैं तुझे, और उसमें भी तुझे फिल्म देखने का टाइम कैसे मिल जाता है? अब क्या करे दीदी, पूरा दिन तो बस दूसरों के लिए ही टाइम देती रहती है मैं, लेकिन कभी कभार खुद के लिए भी टाइम देना चाहिए ना। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। जी दीदी। खैर चल, आज बहुत सारा काम करना है तुझे, एक एक करके मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है आंटी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे उर्मिला कुछ छुपा रही है। वो कहती कुछ और है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके मन में कुछ और ही बात दबी हुई है। फिर एक रोज हे भगवान, ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या जल गया मेरे घर पर? बहू उर्मिला, अरे क्या जल गया रे? फिर सुनीता रसोई की तरफ आती है और देखती है कि धुआं रसोई में से ही आ रहा है। तभी पायल भी वहां पर आती है। ओह नो, ये धुआं तो रसोई में से आ रहा है। कहीं रसोई को आग तो नहीं लग गई ना? फिर वो दोनों देखती है कि सब्जी पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन फिर भी उर्मिला वहीं पर खड़ी है और किसी गहरी सोच में है। अरे बाप रे! उर्मिला, हे उर्मिला। हाँ दीदी, बोलो ना। अरे क्या बोलो, सब्जी देखो पूरी जल गई। क्या? सारी सब्जी जल गई? अरे तुम्हें हो क्या गया है उर्मिला? ध्यान कहाँ पर होता है तुम्हारा? धुआं पूरे घर में फैल गया है और फिर भी तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो। अरे ऐसी कौन सी गहरी सोच में पड़ी हो तुम, जो तेरे नाक में ये जलने की बू तक नहीं आई? अरे वो सर्दी के कारण मेरा नाक बंद हो गया है ना, और मैं तो बस कुछ सोच रही थी, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे पिछले 3 से 4 दिनों से देख रही हूं मैं। कल भी तूने नल खुला ही रख दिया था और घर चली गई। मैं कल बाथरूम में फिसलते फिसलते बची हूँ, और उस दिन भी तूने हलवे में चीनी की जगह पर नमक डालकर पूरे हलवे के स्वाद की बैंड बजा दी थी। माफ कर दीजिए दीदी, वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन मुझसे जो गलतियां हुई है उनके लिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान देकर काम करेगी। अरे हाथ वगैरह मत छोड़ो उर्मिला, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हर वक्त चौकन्ना रहकर काम करो, ताकि तुम्हारा और हमारा दोनों के वक्त और बाकी चीजों का नुकसान ना हो। अब देखो, फिर से तुम्हें पूरी सब्जी बनानी होगी। क्या तुम भी उर्मिला? अरे कोई दिक्कत नहीं दीदी, मैं झट से बना देगी और ऐसी सब्जी बनाएगी कि आप सब चटकारे लेते हुए खाएंगे। फिर उर्मिला सारी सब्जी फिर से बनाती है, लेकिन उर्मिला के अजीब बर्ताव को देखकर सुनीता और पायल काफी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब पायल का हाफ डे होता है, तभी वो काम से जल्दी घर आ जाती है। अरे उर्मिला, मुझे थोड़ा नींबू पानी बनाकर दो ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। उर्मिला, सुन रही हो ना मेरी बात? अजीब बात है,
ये उर्मिला क्या ईयरफोन लगाकर काम कर रही है क्या? और ये माजी कहाँ पर है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर पायल उर्मिला को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। और फिर जब वो अपनी सास के कमरे में जाती है, तब उन्हें बहुत तेज बुखार आया होता है। हे भगवान, माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार आया है। और ये उर्मिला कहाँ पर है? घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और वो आपको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? पता नहीं बहू, उसे एक फोन आ गया और वो चली गई। क्या? फिर पायल उर्मिला को फोन करती है, लेकिन वो उसका कॉल उठाती ही नहीं, जिसके बाद पायल को बहुत गुस्सा आता है। उसे थोड़ी तो अकल होनी चाहिए थी ना। मैंने उसे खास माजी और ईशु का ध्यान रखने के लिए काम पर रखा है। पायल, तुम पानी पियो, इतना गुस्सा मत करो। कल जब वो आ जाएगी तब उससे बात कर लेना। वो ऐसे ही नहीं जा सकती, कुछ तो वजह जरूर होगी। फिर अगले दिन जब उर्मिला काम पर आती है, तभी पायल उस पर खूब चिल्लाती है। मेरे को माफ करना दीदी, वो मेरे को एक जरूरी काम के कारण आधे दिन में ही जाना पड़ा। लेकिन मैं 3 बजे गई, 1 बजे नहीं। आंटी को भूलने की बीमारी है ना, इसीलिए उन्हें लगा होगा कि 1 बज गए हैं। देखो उर्मिला, तुम यहाँ पर काम करने आती हो और अपनी नौकरी से ऐसे बिना कुछ बताए बीच में ही चले जाना तुम्हें शोभा देता है क्या? अब जरा माजी की हालत देखो। आज तो भी वो बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन कल उनकी तबीयत कितनी बिगड़ चुकी थी। लेकिन दीदी, कल जब मैं यहाँ पर थी तब आंटी जी की तबीयत एकदम टकाटक थी। और अगर मेरे होते हुए उन्हें बुखार आया होता तो मैं यहाँ से कहीं जाती ही नहीं, देवा शपथ। अरे ऐसा भी कौन सा काम आ गया था तुम्हारा जो तुम्हें 3 बजे जाना पड़ा? वो था कोई जरूरी काम दीदी, माफ करना, लेकिन मैं नहीं बता सकती आपको। पर हाँ, इतना जरूर कहेगी कि इस बार जाने दो ना दीदी। अगली बार से मैं इसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें अब क्या ही कहूँ उर्मिला। पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत परेशान करके रखा है मुझे। खैर चलो, जल्दी से माजी के लिए गर्मा गर्म सूप बना दो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। ठीक है दीदी। उर्मिला अब सुनीता की बहुत अच्छे से देखरेख करती है और सुनीता कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। फिर एक दिन, दीदी, कल मेरी चिंकी का जन्मदिन है, उसके लिए मेरे को तोहफा खरीदना है और एक छोटा सा केक भी लाना है। क्या आप मेरे को पैसे दे सकती हो क्या? वैसे भी 2 दिन बाद पगार तो देनी ही है, तो 2 दिन पहले ही दे दो ना प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है उर्मिला, ये लो, ये तुम्हारे पगार के पैसे। और हाँ, हमारी तरफ से भी चिंकी को जन्मदिन की बधाई देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले हफ्ते ही लेके आएगी चिंकी को इधर। हाँ उर्मिला, अगले हफ्ते तो ईशु को भी 2 दिन की छुट्टी है, तब चिंकी को तू लेकर आना। उतना ही वो दोनों साथ में समय गुजारेंगे। आखिरकार खेलने कूदने के लिए भी तो उन्हें कोई ना कोई लगता ही है ना। जी आंटी, सो तो है। फिर एक सुबह, ओफो पायल, मैंने तुम्हें परसों रात को ही कहा था कि ये वाला शर्ट और पैंट लॉन्ड्री में धोने के लिए देना, लेकिन ये अभी तक यही बास्केट में पड़ा हुआ है। देखो अरविंद, जैसे तुम्हें ढेरों काम रहते हैं, वैसे ही मुझे उससे भी ज्यादा काम रहते हैं। मैं घर का और बाहर का सारा काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और कपड़ों को लॉन्ड्री में जाकर देना और उन्हें वापस लेकर आना, ये मेरा काम नहीं है। ये काम उर्मिला करती है, तो तुम जाकर उसे ही कहो और मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बाबा, मैं तो सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ ना, और रात को लौटने पर वो तो यहाँ रहती भी नहीं है, तो मैं उसे कैसे बताऊं? एक काम करता हूँ, माँ को बोल देता हूँ, वो उसे बता देगी। अरे ओ महाशय, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद नहीं है क्या? माँ जी को भूलने की बीमारी है, वो उर्मिला को नहीं बता पाएगी। रहने दो, और एक काम करो, अपने ये कपड़े बाहर टेबल पर रख दो, मैं ही बता दूंगी उर्मिला को।
ये काम करते करते मेरा दिमाग तो एक दिन फटने ही वाला है, सच में। पायल भी अपने सारे काम निपटाते निपटाते बहुत थक जाती है। ऐसे ही एक रोज उर्मिला काम पर अपनी बेटी चिंकी को लाती है। चलो चिंकी, मैं तुम्हें अपना नया डॉल हाउस दिखाती हूँ। तुम्हें उसमें से जो भी डॉल पसंद आएगी वो तुम अपने साथ लेकर जाना, मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट समझकर। अरे वाह, सच्ची मुच्ची, तुम बहुत अच्छी हो ईशु। शुक्रिया। चिंकी बेटा, कैसा था तुम्हारा जन्मदिन? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफे और केक तो लाया ना इस बार? मुझे सब पता है। अरे नहीं काकी जी, माँ ने मेरे लिए ना तो कोई केक लाया, ना ही मुझे कोई तोहफा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मेरी माँ ही सबसे बड़ा तोहफा है। अरे वाह, इतनी अच्छी सोच है तेरी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। भगवान तुम्हें खूब खुश रखे बेटा। जाओ खेलो साथ में। धन्यवाद काकी जी। फिर सुनीता पायल के पास जाकर उसे चिंकी की बात बताती है। क्या? हाँ बहू, अब वो बच्ची झूठ थोड़ी ना बोलेगी। और वो कह रही थी कि उर्मिला ने उसे जन्मदिन के अवसर पर कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसने हमसे पैसे क्यों लिए? पिछले कुछ दिनों से उर्मिला के स्वभाव में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है और हम उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकते, और ऐसे पूछना अच्छा भी नहीं लगता। हाँ बहू, तेरी बात भी सच है, जाने दे। लेकिन ये बात सोचने वाली है ना, इसीलिए मैंने तुझे आकर बताया। उर्मिला से कभी कभार गलतियां हो जाती है, पर वो अपना सारा काम बखूबी करती है। चलिए आंटी, आपका खाना भी हो गया है और ईशु भी स्कूल गई है, और अब आपका घूमने का समय हो गया है। डॉक्टर ने कहा है ना आपको, जितना हरियाली के बीच घुमाया जाए उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है उर्मिला, चलो चलते हैं। फिर उर्मिला सुनीता को पार्क में लेकर जाती है, जहाँ पर सुनीता की सहेली भी मौजूद होती है। अरे उर्मिला, मैं तो चल चल कर थक गई रे, मुझे कहीं से पानी ला कर दे दे। वो देख, वहां पानी का बंदोबस्त किया हुआ है। अरे नहीं आंटी जी, क्या आप भी? मेरे होते हुए आप बाहर का पानी कैसे पियोगी? मैं जब भी आपको बाहर लेकर निकलती है, सारा बंदोबस्त करके ही निकलती है। आपके लिए मैंने पानी की बोतल लाई है। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिस प्रकार से तू मुझे और ईशु को संभालती है, वैसे हमें कोई नहीं संभाल सकता। फिर सुनीता पानी पीती है और उर्मिला को सुनीता की इतनी देखभाल करते हुए देखकर सुनीता की सहेली आश्चर्यचकित रह जाती है। वाकई में सुनीता, ये तेरी काम वाली तो बहुत ही अच्छी है, वरना आजकल के काम वालियां तो बस लालची और कामचोर होती है। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही। वैसे उर्मिला, तू मेरे घर पर भी आ जाना काम करने। वो देख मेरी बहू मुझे आधे घंटे के लिए यहाँ पार्क में घुमाने लाई है, लेकिन अभी भी वो अपने फोन में ही लगी पड़ी है। मुझ पर मेरे घर में कोई ध्यान नहीं देता, और अगर मुझे भी तुझ जैसी कोई काम वाली मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही मिट जाएगी। वैसे बात तो आपकी सही है आंटी जी, लेकिन मेरे को दीदी के पास पूरे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके बाद ही अपने घर जाती है मैं। अब आप ही बताओ, इतने सारे काम के लोड के बीच में मैं आपके पास काम करने कैसे आएगी? मुमकिन ही नहीं है ना। इसीलिए माफ करना, लेकिन मैं नहीं आ सकेगी। ठीक है उर्मिला, कोई बात नहीं। वैसे अगर तुम्हारी पहचान में कोई और काम वाली हो ना, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही काम करती हो, तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है आंटी, मैं पक्का बताएगी आपको। फिर जब दिवाली को कुछ ही दिन बचे होते हैं, तभी अरे दीदी, कल मेरे को मेरे घर की दिवाली की साफ सफाई करने की है, इसीलिए कल मैं नहीं आ पाएगी। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? अरे कल और परसों मुझे भी छुट्टी है, और ऐसे में मैंने ये सोचा कि मैं अगर घर पर रहूंगी
तो तुमसे सारी सफाई करवा लूंगी, क्योंकि सफाई करते समय मुझे तुम्हें हर एक चीज बतानी पड़ेगी ना। अरे देवा, देखो उर्मिला, दिवाली मेरे भी घर में होगी। तुम चाहो तो कल हाफ डे कर देना, दोपहर को चली जाना, लेकिन प्लीज छुट्टी मत लेना। इतनी मुश्किलों से मुझे 2 छुट्टियां मिल पाई है, और इस बीच में मुझे सारे घर की साफ सफाई करनी ही है। अरे आप चिंता मत करो दीदी, मैं एक काम करती हूँ। मेरी एक सहेली है बसंती, वो भी मेरी तरह काम करती है। कल के लिए मैं उसे यहाँ भेज देती हूँ, वो कर लेगी सारे काम अच्छे से। आप एकदम बिंदास रहो, आखिर एक दिन की ही बात है, चलेगा ना दीदी? हे भगवान, ठीक है उर्मिला, अब क्या ही कर सकते हैं। चलेगा, भेज देना उस बसंती को, लेकिन कल ही भेज देना। एक दिन के लिए तो मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। परसों तुम ही आ जाना। हाँ दीदी, आ जाएगी मैं। फिर अगले दिन उनके घर नौकरानी बसंती आती है, जो कि बहुत ही सजी हुई होती है। अरे बहू, ये काम करने आई है या फैशन शो करने? इतनी लाली लिपस्टिक कौन लगाता है भला? तो बताओ मेम साहब, कौन से एरिया में से शुरुआत करने की है? मुझे तो पहले ही बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं झटपट सारा काम करके चली जाएगी। ओ हेलो, झटपट काम करने का क्या मतलब है? सारा काम अच्छे से और वक्त लेकर करना। अरे काय को चिंता करेली हो मेम साहब, बसंती के हाथ में जादू है, जादू। मैं जिधर भी छूती है उधर की जगह एकदम चिकनी हो जाती है। चलो, एक एक करके मैं तुम्हें सारे काम बताती हूँ। फिर पायल बसंती को सारे काम बताना शुरू करती है। पहले 1 घंटे में तो वो सारे काम सही से करती है, लेकिन उसके बाद में, अरे ये क्या, यहाँ पर तो तुमने साफ किया ही नहीं बसंती। पहले ये जगह साफ करो, फिर दूसरी जगह सफाई करना। क्या? अरे ये मेरा काम थोड़ी ना है मेम साहब। अरे ये तुम्हारा काम नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने थोड़ी ना तुम्हें नाचने या गाने के लिए बोला है, सफाई ही करने के लिए बोला है ना। और वैसे भी तुम यहाँ पर सफाई ही करने आई हो। वो बात नहीं है मेम साहब, ये डस्टिंग का काम है, इसलिए मैं ये काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो बसंती? हाँ मेम साहब, मेरे को तो उर्मिला ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अब दूसरे काम फटाफट बता, खाली फोकट बैठकर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बसंती की बातें सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, देखो उर्मिला, आइंदा से मेरे घर पर किसी और काम वाली को भेजना भी मत। अरे कल उस बसंती ने मेरा इतना दिमाग खाया कि क्या ही बताऊं। उसने सिर्फ आधी सफाई की है, डस्टिंग करने का कहा तो बोलती है कि वो अलग से पैसा लेगी। अरे ये भी कोई बात हुई क्या? वो दरअसल बाकी काम वालियां कामों को देखकर ही अलग अलग पैसे लेती है। अब मेरी तो यहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी है ना, इसीलिए मैं इसमें सारे काम कर देती है, वरना मैं भी आपके लिए अलग अलग रेट लगाती। पर आपने कहा तो मैं फिर कभी नहीं बुलाएगी किसी और काम वाली को। और हाँ दीदी, इतना संभाल कर लेने के लिए शुक्रिया। अरे ये शुक्रिया वगैरह बाद में बोल लेना। अब चलो, जितनी सफाई बची है वो आज किसी भी हाल में पूरी करनी ही है, वरना सारा बचा हुआ काम कल पर चला जाएगा। और कल तो मैं ऑफिस जाऊंगी, तो तुम्हें यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ दीदी, हम सारा काम आज ही निपटा लेंगे, ताकि मेरे को भी बाद में टेंशन न को। फिर उर्मिला सफाई करने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, आंटी जी, मेरा सारा काम तो हो गया है, बस 1 घंटे की ही ड्यूटी और बाकी है। लेकिन मैं सोच रही है कि आज 1 घंटा काम जल्दी हुआ है, तो मैं अभी चली जाती हूँ। अब आप ही बताओ मेरे को, जाऊं या रुकूं? मेरे कपड़े तो अलमारी में ठीक से रख दिए ना? हाँ आंटी जी, वो तो कब का रख दिए मैंने। ठीक है, फिर तू जा और कल जल्दी आना, लेट मत करना। ठीक है आंटी जी, चल आती है मैं, बाय।
उर्मिला उस दिन 1 घंटा जल्दी चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ईशु तो अभी ट्यूशन गई है और आज उसे आने में देर होगी। एक काम करती हूँ, मैं तब तक पास के मंदिर होकर आती हूँ। आज शाम में वहां पर बहुत सुंदर भजन होने वाला है। फिर सुनीता मंदिर चली जाती है, लेकिन वहां से लौटते समय वो भूलने की बीमारी के कारण घर का रास्ता ही भूल जाती है। ये गली या वो गली, हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार की गाड़ी से टकराकर सुनीता का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बाप रे, हमें इन आंटी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ, और लगता है ये इनका फोन है। इसमें लास्ट डायल नंबर पर कॉल लगाता हूँ और उन्हें भी बता देता हूँ। लास्ट डायल नंबर पायल का ही होता है और वो आदमी पायल को कॉल लगाता है। तब पायल ऑफिस में काम कर रही होती है। क्या माँ जी का एक्सीडेंट हो गया? लेकिन ऐसे कैसे? उर्मिला कहाँ पर है? और उसके होते हुए माँ जी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे भाभी जी, यह काकी जी अकेली ही थी, उनके साथ और कोई भी नहीं था। और अब हम उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप भी सीधे वहीं पर आ जाइए। क्या उनके साथ कोई भी नहीं था? अच्छा ठीक है, आप प्लीज मेरी माँ जी के साथ ही रहिए और उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाइए। मैं भी पहुंच रही हूँ वहां पर। पायल ऑफिस से जा ही रही होती है कि तभी, पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे आधा अधूरा काम छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? सर, मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना ही होगा। प्लीज आज के दिन एडजस्ट कर लीजिए। अरे पिछले 2 से 3 महीने से तुम्हारा यही नाटक चल रहा है, कभी ये तो कभी वो। सर, मैं जानती हूँ मेरे कारण यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जितने भी घंटे जा रही हूँ उतने घंटों का काम मैं बाद में निपटा दूंगी। देखो पायल, अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग अलग रखकर संभालना सीखो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। पायल फौरन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उर्मिला मिलती है और तब पायल उसे खूब सुनाती है। अरे दीदी, आप यहाँ पर? उर्मिला, अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है? तुझे मैंने माँ जी की देखभाल करने के लिए काम पर लगाया था और तू उन्हें ही छोड़कर चली गई। अब उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ उर्मिला, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। अगर तू आज उनके साथ रहती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देवा रे देवा, लेकिन दीदी, मेरा काम आज 1 घंटे पहले ही खत्म हुआ था, इसीलिए मैं आज जल्दी निकल गई काम से। और मैंने आंटी जी को पूछा भी था कि मैं जा सकती हूँ क्या, तो उन्होंने मेरे को हाँ बोला था, इसीलिए मैं चली गई। अरे लेकिन तूने उन्हें पूछा ही क्यों? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि माँ जी को 1 मिनट के लिए भी कभी अकेला मत छोड़ना। जरूर तुम्हारे जाने के बाद ही माँ जी घर से बाहर निकली होंगी और उनके भूलने की बीमारी के कारण वो रास्ता भूलकर कहीं खो गई होंगी और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। बाप रे, मेरे को माफ कर दो दीदी, लेकिन मेरे को सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं भी चली गई आपके साथ हॉस्पिटल में। कहीं भी आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अगर माँ जी को कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बस इतना याद रखना। अरे लेकिन दीदी, हे गणपति बप्पा, आंटी जी को कुछ भी मत होने देना, उनकी तबीयत ठीक करना और ये दीदी का तपा हुआ दिमाग भी शांत कर देना। आज तो वो जाम भड़की हुई है। फिर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, क्या हुआ डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत मैडम, पेशेंट का माइनर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए कम चोट आई है। लेकिन अगर ये मेजर एक्सीडेंट का केस होता तो इनकी जान जोखिम में भी जा सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपकी सास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा, उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा।
ठीक है डॉक्टर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी को कोई चोट नहीं आई। पायल की जान में जान आती है। लेकिन अगले दिन जब उर्मिला फिर से काम पर आती है, तभी पायल उसे धक्के मारकर दरवाजे के बाहर निकालती है। ये आप क्या कर रहे हो दीदी? मेरे को ऐसे घर के बाहर काहे को निकाल रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, लेकिन अब नहीं। क्या? अरे आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की है मैंने सब माफ किया है, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें घर पर रहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ वहीं पे रहो। अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाना है वहां जाओ, मौज मस्ती करो। लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं। अरे तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखना चाहिए था, लेकिन हमने तो तुम्हें एक परिवार का सदस्य माना और यही हमारी गलती थी। तुम जैसे नालायक लोग बस बेशरम होते हो, किसी के एहसानों की कोई कीमत नहीं होती तुम्हें। लेकिन आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, समझी कि नहीं? ऐसा मत बोलो ना दीदी। अरे मैं किधर जाएगी? मेरा एक ही काम है, और अगर आप मेरे को ऐसे काम से निकाल देगी तो मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। मेरे को एक आखिरी बार मौका दे दो दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्लीज दीदी, आपसे विनती करती हूँ मैं। नहीं उर्मिला, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम एक गैर जिम्मेदार औरत हो और अब तुम्हारे भरोसे मैं अपनी सास और छोटी बेटी को हरगिज नहीं छोड़ सकती। चलो निकलो यहाँ से। अभी तो मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाला है, लेकिन 2 मिनट में अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ। मोहल्ले वालों के सामने पायल उर्मिला का खूब अपमान करती है और उर्मिला बेबस होकर वहां से चली जाती है। फिर उर्मिला के जाने के बाद अब घर के सारे काम का लोड पायल और अरविंद पर ही आता है। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया पायल। उस उर्मिला को रखकर अब कोई फायदा नहीं। एक नंबर की लापरवाह और बेवकूफ औरत है वो। हाँ अरविंद। वैसे पायल, मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है यार। क्या बनाया है खाने में? अरविंद, थकान के कारण मुझ में अब इतनी ताकत ही नहीं रही कि मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं। इसलिए आज हमें बाहर से ही खाना मंगवाना होगा और कल से हमें 1-1 घंटा जल्दी उठना होगा और सारे कामों को बांटना होगा। क्या? हाँ अरविंद, अभी नई नौकरानी आने तक हमें ही घर के सारे काम करने होंगे और मैं अकेले घर के सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है पायल, अब क्या ही कर सकते हैं। मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। मैं सारे रसोई के काम निपटा लूंगी और तुम तब तक कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर देना। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मुझे तुमसे ज्यादा काम होगा रसोई में। पहले नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का टिफिन, फिर सारे बर्तनों को धोकर रखना होगा, फिर यीशु को स्कूल के लिए रेडी भी करना होगा। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़कर जॉब पर जाना होगा। इसीलिए कह रही हूँ, मुझे भी बहुत काम है और तुम अब अपनी बहानेबाजी बंद करो और इज्जत से काम करो। कोई ना नुकुर नहीं सुनना है मुझे। देखो पायल, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझसे जैसे हो पाएगा मैं वैसे ही सारा काम करूंगा। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इस तरह अब अरविंद और पायल आधे आधे काम बांट लेते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी छोटी बांध दो ना जल्दी, और मुझे आज आपके हाथ से ही खाना खाना है। ओफो ईशु, तुम देख रही हो ना मम्मा कितने सारे कामों में उलझी हुई है। अरे कोई बात नहीं बहू। ईशु बिटिया, मैं बांध देती हूँ तेरी चोटी और साथ ही तुझे नाश्ता भी खिलाती हूँ। ठीक है दादी? माफ करना माँ जी, लेकिन अब जब तक नई नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही मिल बांट कर सारे काम करने होंगे। इसीलिए अगर आप सूखे हुए कपड़ों को घड़ी करके अलमारी में रख देती तो बहुत अच्छा होता, और साथ ही शाम में मैं ऑफिस से लौट कर आऊं उससे पहले सारी सब्जियां भी काट कर रख देना, क्योंकि घर आने के बाद उतना ही मेरा काम भी बच जाएगा।
ठीक है बहू, मैं कर दूंगी और तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। घर का काम करना मेरा भी तो फर्ज है। शुक्रिया माँ जी, मुझे इतना समझ कर लेने के लिए। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। चल जाकर अपने बाकी के काम संभाल ले। आज अगर तू ऑफिस लेट पहुंची तो शाम में घर वापस आने में भी लेट हो जाएगा तुझे, और शाम में तो तुझे ट्रेन जल्दी मिलती भी नहीं है। हाँ माँ जी, वो भी है। मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक बस हाजिर हो जाती है। अब क्या करे बहू, यही तो जीवन होता है। अब पायल और बाकी के घर वाले नौकरानी की तलाश करना शुरू करते हैं। यार मिहिका, अगर तेरे पहचान में कोई नौकरानी होगी तो बता देना मुझे। पूरे 12 घंटे के लिए चाहिए मुझे नौकरानी। यार पायल, माफ करना बहन, लेकिन सच कहूँ तो मेरी पहचान में ऐसी कोई भी नौकरानी नहीं है। उल्टा तू ही मुझे कोई नौकरानी ढूंढ कर दे। मेरी चचेरी बहन को अभी हाल ही में एक बच्चा हुआ है, इसीलिए उसे अपने घर पर नौकरानी रखनी है। उसकी पुरानी नौकरानी को अचानक से गांव जाना पड़ा, इसीलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन तेरी नौकरानी को क्या हुआ है? तेरे घर पर तो पूरे दिन की नौकरानी आती थी ना? आती थी यार, लेकिन अभी नहीं आती। मैंने ही उसे काम से निकाल दिया है। क्या बात कर रही है? लेकिन तूने उसे काम से क्यों निकाला? फिर पायल मिहिका को सब कुछ बताती है। हे भगवान, ये आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है, इसीलिए इन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आखिर में ये अपनी औकात दिखा ही देती है। ऐसी बात नहीं है यार, मेरी नौकरानी अच्छी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसीलिए मुझे उसे निकालना पड़ा। फिर एक दिन पायल और अरविंद अखबार में इश्तिहार देखकर एक नौकरानी को घर पे बुलाते हैं, लेकिन उसके साथ भी उनकी बातचीत पक्की नहीं हो पाती। क्या? अरे तुम कितने पैसे मांग रही हो? ऊपर से तुम्हारा काम भी कम है। अरे खाना 2 बार ही बनेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? चाय पानी वगैरह कौन बनाएगा? और माँ जी को अगर कुछ खाने का मन करे या फिर मेरी बेटी को कुछ खाने का मन करे तो वो तो तुम्हें बनाना ही होगा ना। नहीं रे बाबा, देखो मेम साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक्स्ट्रा का काम करेगा ही नहीं, इसलिए फुकट का मगजमारी नको। आपको परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं निकलती है। मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है। अरे काम वाली होकर कितने तेवर दिखा रही हो। जाओ जाओ, हमें भी तुम्हारी जैसी नौकरानी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक नौकरानी होकर खुद को बड़ी महारानी समझ रही हो। सच में पायल, आजकल के जमाने में नौकरानी ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढना। नौकरानी ना मिलने के कारण वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, अरे ओ उर्मिला, इधर चली रे? आज तो दोपहर के वक्त इधर काम पर नहीं गई क्या आज? नहीं चमेली। क्यों रे, क्यों नहीं गई काम पर? वो मेरी दीदी ने मुझे काम से निकाल दिया ना, इसीलिए। आयुष शपथ, देखा, ये सारी मैडम लोग ऐसे ही होती है। शुरुआत में तो मीठा मीठा बोलकर अच्छे से अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखाई देते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी ही लापरवाही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? उर्मिला अपनी बाकी काम वाली सहेलियों को सब कुछ विस्तार में बताती है। क्या बोलना आजकल के मैडम लोगों को। अरे तुझे क्या कोई सपना आया था क्या कि वो बुढ़िया बाहर निकलेगी और उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा? अरे जाने दे, तो ये सब छोड़ दे और हमारी तरह अलग अलग घरों में जाकर काम कर ले। ये दिन भर की ड्यूटी वालों का काम ऐसे ही होता है। हाँ मुनमुन, अभी मैं अपने लिए नया काम ढूंढ रही हूँ। तुम लोग भी देखो ना जरा, मेरे को काम की बहुत जरूरत है। हाँ रे, तो टेंशन वेंशन मत ले। मैं और चमेली जल्द से जल्द तेरे वास्ते नया काम ढूंढते हैं, ठीक है ना? ठीक है मुनमुन, लेकिन जल्दी ढूंढना। हाँ। वही घर और बाहर की जिम्मेदारियों को अकेले संभालते हुए पायल की हालत भी खराब हो जाती है। पायल, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। आज फिर से तुम 1 घंटा लेट हो। हाँ मैं जानती हूँ सर, और इसका मतलब ये है
कि अब मुझे आज 1 घंटा एक्स्ट्रा रुककर काम करना होगा। इसीलिए अब आप मुझे कोई भाषण मत दो। पहले ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो आप और मत कीजिए। पायल का गुस्सा देखकर उसके बॉस की भी बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन जब ईशु के स्कूल में मीटिंग होती है, तभी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अरविंद? अरे तुम्हारे ऑफिस में तुम एक दिन लेट जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरा अब कई बार हो चुका है। इसीलिए ईशु की पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हें ही जाना होगा। फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद ही तुम वहां से ऑफिस चले जाना। नहीं पायल, अरे तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये लो, मेरे बॉस से पूछ लो फोन पर। हमारे ऑफिस में आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और उनके सामने हर एक एम्प्लॉय का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। एक तरह से आज इंस्पेक्शन होने वाला है, इसलिए मुझे आज जल्दी पहुंचना है। प्लीज पायल, तुम ही जाओ ना ईशु की स्कूल में और मुझे माफ करो, लेकिन मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है अरविंद, तुम जाओ अपने ऑफिस, जहाँ इतने दिनों से मैं बॉस की डांट सुनती आ रही हूँ, वही आज अपनी बेटी के लिए एक बार सुन लूंगी। कोई बात नहीं। पायल को अब ईशु की स्कूल की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और वो उसके बाद ही अपने ऑफिस चली जाती है। आज फिर से मुझे देर तक काम करना होगा। हे भगवान, हर दिन नई मुसीबत। ये कैसा जीवन है? कुछ तो कीजिए, मुझे अकेली से ये सब नहीं हो पा रहा। फिर रात होने पर ट्रेन में भीड़ मिलने के कारण उसकी हालत और खराब हो जाती है और घर तक पहुंचने पर वो गेट के पास ही बेहोश हो जाती है। पायल को ऐसे बेहोश देखकर सुनीता और अरविंद घबरा जाते हैं और वो दोनों उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। फिर कुछ ही देर बाद पायल को होश आ जाता है। क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है पायल? ये लो, ये पानी पियो। क्या हुआ है बहू? तू अचानक से गेट पर ही बेहोश हो गई। पता नहीं माँ जी, शरीर में बहुत थकान है मेरे, और आज तो दोपहर से मेरा सिर भी चकरा रहा था। मुझसे एक साथ इतने सारे काम नहीं हो रहे। देखो पायल, मुझे लगता है कि हमें उर्मिला को वापस बुला लेना चाहिए। क्या? हाँ पायल, उसकी जैसी नौकरानी हमें कभी नहीं मिलेगी। बाकी सारी नौकरानियां तो बस अपना ही फायदा देखती है, लेकिन उर्मिला वैसी बिल्कुल नहीं है। वो इस घर को अपना ही घर समझ के काम करती है। तुमने देखा ना, माँ और ईशु का कितना ख्याल रखती थी वो। हाँ बहू, अरे आज तो तुझे चक्कर आ गई, लेकिन कल को कुछ तूने ज्यादा काम कर लिया तो क्या होगी तेरी हालत? और बहू, उस दिन उसे सच में कोई जरूरी काम आया होगा, इसीलिए वो 1 घंटा पहले गई होगी और उसके बाद ही मैं बाहर गई थी ना। जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो इसमें आधी गलती तो मेरी भी हुई ना। अगर मैं ही घर पे चुपचाप बैठ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों की बातें सुनकर पायल अब सोच में पड़ जाती है। इतना मत सोचो पायल, हालातों को समझो और उस हिसाब से फैसला लो। उसे कॉल करके बात कर लो और वापस बुला लो उसे। ठीक है अरविंद, शायद आप दोनों सही कह रहे हो। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नौकरानी तो मिलने से रही, तो अब उर्मिला को ही लाना होगा। मैं कल सुबह ही उसे कॉल करूंगी। लेकिन अगली सुबह जब पायल उर्मिला को कॉल करती है, तभी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। हे भगवान, इसका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अब मैं क्या करूं? इस उर्मिला से कैसे बात करूं? एक काम करती हूँ, बगल की बिल्डिंग में उसकी सहेलियां रहती हैं जो अलग अलग घरों में काम करने जाती हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। देविका भाभी को बोलती हूँ कि उन दोनों को मेरे घर भेज दे। वो दोनों काम वालियां उन्हीं के पास आती हैं। फिर उर्मिला की सहेलियां मुनमुन और चमेली पायल के घर चली जाती हैं और फिर पायल उन्हें उर्मिला से बात करवाने के लिए कह देती है। अरे अगर आपको वापस बुलाना ही था तो आपने उसकी इतनी बेइज्जती करके काय को निकाला काम से? अरे मुनमुन, अपना मुंह जरा बंद रख। मैडम, मैं अभी घर ही जा रही है। मैं जाके फोन लगा कर देती है आपको और उर्मिला की आपसे बात करवाती है। ठीक है ना? ठीक है चमेली, चलेगा। फिर चमेली उर्मिला के पास जाती है और तभी
नहीं चमेली, तू नहीं जानती है कि दीदी ने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी और धक्के मारकर मेरे को घर से बाहर निकाला था। मेरे दिल पर बहुत ठेस पहुंची है चमेली, और अब मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन उर्मिला, अरे अब जब वह सामने से बोल रही है तो तू काय को इतना भाव खा रही है? जाने देना, अब वैसे भी तेरे को काम नहीं मिल रहा है और ये तो तेरा पुराना ही काम है, तो इधर ही चली जाना। नहीं चमेली, मैंने कहा ना एक बार, मेरे को उस घर जाना ही नहीं है। ये सारी बातें चमेली पायल को बता देती है और उसकी बात सुनकर पायल अब और परेशान हो जाती है। हाँ अरविंद, उसने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया। उसका दुखी होना एक प्रकार से लाजमी है पायल। तुमने उसे बहुत बुरा भला बोला और फिर धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया। और इतना अपमान होने के बाद कोई क्यों ही करेगा बात? गुस्से में तूने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, लेकिन आज तुझे उसकी ही जरूरत पड़ गई। इसीलिए कहते हैं ना, गुस्से को काबू में रखना चाहिए, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है, तुम्हें ही उसके पास जाना होगा और उससे तहे दिल से माफी मांगनी होगी। क्या? हाँ पायल, हो सकता है कि तुम्हारे वहां पर जाकर माफी मांगने से उर्मिला फिर से काम पर आ जाए। हाँ बहू, और यही सही रहेगा। ठीक है, शायद मुझे ये सब करना ही होगा, वरना मेरे बाकी कामों पर असर होगा। मुझे वहां जाकर उर्मिला से बात करनी ही होगी। फिर चमेली से पता जानकर अब पायल अकेली है उर्मिला के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। हे भगवान, पिछले आधे घंटे से रुकी हूं मैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये बस भी नहीं आई। इस तपती धूप में तो मैं उबल ही जाऊंगी। अरे हमें तो पता होता है कि ट्रेन कब आने वाली है, लेकिन उर्मिला के एरिया में जाने के लिए और वहां से यहाँ आने के लिए बस का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, और शायद इसीलिए उसे आने में इतनी देर होती होगी। पायल काफी देर तक बस स्टॉप पर बस की राह देखती है। फिर पौने घंटे पूरे होने के बाद वहां पर एक बस आती है। बस में बहुत ही भीड़ होती है। वो देखकर पायल का सर चकराने लगता है। हे भगवान, यहाँ पर तो कितने धक्का मुक्की कर रहे हैं। ना जाने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उर्मिला ने और कितने संघर्ष किए होंगे। पूरे आधे घंटे के बाद बस अगले स्टॉप पर रुकती है और पायल चमेली के दिए गए पते को देखकर एक चौल में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये चौल तो कितनी गंदी है, और ये कैसी जगह पर रहती है उर्मिला? मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। फिर भी पायल आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार उसे उर्मिला का घर दिख ही जाता है। लेकिन घर पहुंचने पर वह देखती है कि वहां पर उर्मिला और उसका पति अशोक के बीच झगड़े चल रहे हैं। देख अशोक, मैंने तुझसे कहा ना एक बार, अरे कहाँ से लाऊं मैं रोज रोज इतने सारे पैसे? रोज शराब पीकर तमाशा करता है। जिंदगी नरक बनाकर रख दी है तूने मेरी। काहे को मैंने तेरे से शादी की क्या पता, लेकिन अब पछता रही है। वे चुप बैठ, चल मेरे को जल्दी से पैसा दे दे, मेरे को अभी पीने जाना है। अरे नहीं मिलेंगे तुमको पैसे, जहां जाना है वहां जाओ। अब जाओ जहां जाने का है। अरे अभी अभी तो मेरे को एक नया काम लगा है, फौरन कौन देगा मेरे को पैसा? मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो मेरे को चिंकी के लिए इस्तेमाल करने हैं। उसका आज दांत काफी दर्द कर रहा है, और जब वो स्कूल से आएगी तब मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अरे तू और तेरी बेटी दोनों गए तेल लेने, मेरे को बस पैसा मांगता है। अब भी क्या अभी निकाल। अरे चुप रहो, जिधर जाकर मुंह काला करना है करो, लेकिन आज मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं देने वाली। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, तेरे को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। फिर अशोक उर्मिला को मारने लगता है और ये सब पायल से देखा नहीं जाता, और वो उर्मिला को बचाने के लिए उन दोनों के बीच आकर अशोक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। दीदी आप यहाँ पर? अरे कौन है रे तू, और मेरे को थप्पड़ कैसे मारा तूने? आवाज नीचे, और खबरदार
क्यों मेरे साथ तूने इस तरह से बात की तो? और तू उर्मिला पर क्या हाथ उठाता है? रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर पायल पास की पड़ी लकड़ी उठाकर अशोक की खूब पिटाई करती है। अरे बस करो मैडम, मत मारो मुझे, और बस करो और माफ कर दो मुझे। अरे बेशरम आदमी, तेरी बीवी इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए अकेली कमाती है, तुझे और तेरी बेटी को संभालती है, और तू क्या करता है? शराब पीकर उसे मारता पीटता है। अगर आज के बाद तूने उस पर हाथ तो क्या, आंख उठाने की भी कोशिश की, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं बता दे रही हूं तुझे, समझा कि नहीं? हाँ दीदी, मैं समझ गया। अब इसके आगे मैं इसे तंग बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे को माफ कर दो बाबा। अशोक पायल से डरकर चुपचाप वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर दो उर्मिला, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम हमेशा इतनी लेट क्यों आती थी। तुम्हारे हाथ पर हमेशा चोट लगी हुई थी। तुम हर बार पैसे क्यों मांगती थी, और तुम्हारा काम पर ध्यान क्यों नहीं था? अपनी निजी जिंदगी में तुम कितनी सारी मुश्किलों से जूझ रही थी, और तुमने किसी को उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। क्यों उर्मिला? एक बार अपनी तकलीफें मुझे तो बता देती, मैं तभी तुम्हारे उस शराबी पति की अकल ठिकाने लगा देती। अब क्या करती दीदी, मेरे को किसी को परेशान करने का इच नहीं था, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। इस आदमी ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, लेकिन अच्छा हुआ जो आप आ गई, क्योंकि अब वो आपके खौफ के कारण मेरे को आगे से कुछ भी नहीं करेगा। धन्यवाद है दीदी। अरे उर्मिला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि आज तक तुमने मेरे परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी की, माँ जी की कितनी देखभाल की है। लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो उर्मिला, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। नहीं दीदी, ऐसे माफी मत मांगो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे को निकलना होगा दीदी, क्योंकि 3 दिन पहले ही मेरे को एक नया काम मिला है, और वही मैडम मेरे को अभी फोन कर रही है, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन उर्मिला, मेरी बात तो सुनो। अभी नहीं दीदी, एक काम करो, हम रास्ते में बात कर सकते हैं, प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है उर्मिला, चलो। फिर वो दोनों घर से निकलकर रास्ते में ही बात करने लगते हैं। देखो उर्मिला, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे इतना सारा दुख छुपा हुआ है। लेकिन अब वापस चलो उर्मिला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे जैसी बाई मुझे कभी नहीं मिलने वाली। नहीं दीदी, माफ करना मुझे, लेकिन अब मैं वहाँ काम पर नहीं आ पाएगी। आपके और मेरे बीच बहुत बहस हो चुकी है, और अब वापस काम पर आ गई तो फिर से वही सब होगा, और फिर एक बार मेरा अपमान करके मुझे घर से बाहर निकालोगी, और ये सब होने से अच्छा यही होगा कि मैं आपके पास आऊं ही ना। नहीं उर्मिला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज मेरा विश्वास करो। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब की बात अलग होगी। अब तुम्हारा पति अशोक तुम्हें परेशान ही नहीं करेगा, तो तुम अपने सारे काम सही तरह से कर पाओगी। वो तो है दीदी, लेकिन मैं अब नए काम पर लगी हूँ, तो उधर की मैडम मेरे को क्या बोलेगी? तुम उसकी चिंता मत करो उर्मिला, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, और वहां पर तुम्हारी मैडम से भी बात कर लूंगी मैं। फिर पायल और उर्मिला एक नए काम पर पहुंचते हैं। जहां पर दरवाजा खोलते हैं, उसकी नई मैडम उर्मिला पर चिल्लाने लगती है। अरे ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा उर्मिला? अरे तुम्हें अभी लगे हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं कि तुम लेट आना शुरू हो गई हो, और आज तो तुम कल से भी ज्यादा लेट हो गई हो। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे कितना सारा काम पड़ा है घर में, तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? माफ कीजिएगा मैडम, वो दरअसल रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक था ना आज, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं सारा काम फटाफट कर देगी। अरे कल भी तुमने यही बोला था। देखो उर्मिला, सही से काम करना है तो करो,
मुझे कल से तुम्हारी ये नौटंकी बिल्कुल नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? अरे आपकी दिक्कत क्या है? वो बस लेट ही तो आई है ना, थोड़ी ना कोई छुट्टी ली है उसने। और अब आ गई है तो आपका सारा काम करके ही देगी वो। अरे आपको पता भी है क्या कितनी कठिनाई से होकर वो यहाँ पर आती है, और आप उस पर चिल्लाती जा रही हो। ओ हेलो, तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? ये मेरी नौकरानी है और मैं इसके साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम्हें उससे क्या? ज्यादा चिल्लाओ मत। अब से उर्मिला तुम्हारे घर पर काम नहीं करने वाली। क्या? देखो उर्मिला, अब बाकी का फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे पास वापस आना चाहती भी हो या नहीं। देखो दीदी, आपने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब मेरे पास कोई भी काम नहीं था तब मेरे को इन्होंने ही काम दिया, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पाएगी। माफ कीजिए दीदी, लेकिन आप चली जाइए यहाँ से। ठीक है उर्मिला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। पायल भी वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह, अरविंद, आज का लंच में बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। उर्मिला तो अब आने से रही, इसलिए अब हमें फिर से एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी। लेकिन उतने में घर की घंटी बजती है और दरवाजा खोलने पर पायल उर्मिला को देखकर चकित रह जाती है। उर्मिला, तुम यहाँ पर? हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कि आपने मेरा बहुत अपमान किया, लेकिन आप लोगों को मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब कल आपने मेरी आंखों से सब देखा, तब आपने ही मेरे पति को अच्छे से सबक सिखाया, बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी की तरह। और मैंने भी रात भर बहुत सोचा, लेकिन आप लोगों से बना हुआ मेरा चिड़ाव ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और आपके ही पास काम करूंगी। क्या? सच में? इस तरह से अंत में उर्मिला वापस लौट कर आती है और उसके आने से सभी बहुत खुश होते हैं।